Okay, so now we are getting started with our multivariate regression. Okay, so far we have seen simple regression with one independent variable for a given dependent variable. अभी जो हमने डेटा सेट करा था लीनियर रिग्रेशन का या पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, बहुत सिंपल डेटा सेट था जहां पर आप लोगों के पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था. ओके, in most of the real life use cases there will be more than one independent variable. So the concept of having multiple independent variable is called multivariate regression. जहाँ पर आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, जहाँ पर आपके काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इसे बोला जाता है आपका मल्टीवेरिएट रिग्रेशन. और ये जो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन है इसकी ये वाली इक्वेशन होती है m raised to the power 1 x raised to the power 1 plus m raised to the power 2 x raised to the power 2 up till m raised to the power n और x raised to the power n. अभी तक जो हमने रिग्रेशन कर दी वो सिंपल थी mx plus c, बट मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, इसी इक्वेशन को हम प्रैक्टिकली भी अभी समझेंगे थोड़ी देर में. तो यहाँ पर लेट अस से करना क्या है, हेयर each independent variable is represented by x. ओके, यहाँ पर x का मतलब क्या है कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो आपको ट्रीट किए जाएंगे एज एन x. एंड m आर द कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट. m क्या होगा यहाँ पर आपका कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट. वी विल बी यूजिंग द स्टैटिस्टिकल मॉडल पाइथन लाइब्रेरी टू लर्न द बेसिक ऑफ मल्टीवेरिएट रिग्रेशन. ओके, तो अब हम यहाँ पर ये वाली लाइब्रेरी यूज करेंगे पाइथन की इन ऑर्डर टू परफॉर्म मल्टीवेरिएट रिग्रेशन. ओके, बिकॉज दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड सम मोर यूजफुल स्टैटिस्टिक रिजल्ट. तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन में जब भी आप डील करेंगे हम यूज करेंगे स्टैट्स मॉडल पाइथन लाइब्रेरी का. ओके, फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन वी विल बी यूजिंग द हाउसिंग डेटा सेट. जो डेटा सेट आप लोग यूज करेंगे वो होगा आपका हाउसिंग डेटा सेट, which contains sales price of houses in the city of Windsor. एक सिटी है विंडसर और वहाँ पर आपका ये डेटा सेट एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. सो दिस इज अवर डेटा सेट विच वी आर गोइंग टू मेक अ यूज. ये इसके फील्ड्स के नेम है. सबसे पहली फील्ड जो आपको इस डेटा सेट में मिलेगी वो मिलेगी आपको प्राइस. इसका क्या मतलब है, सेल प्राइस ऑफ अ हाउस. और इसका जो आपका डेटा टाइप है वो क्या आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप है. इसके बाद आपको मिलेगा लॉट साइज, द लॉट साइज ऑफ अ प्रॉपर्टी इन स्क्वायर फीट, कि कितने गज की है प्रॉपर्टी अगर हिंदी टर्म में बनाओ. तो इसका भी डेटा टाइप किसके अंदर आपका न्यूमेरिक के अंदर. देन वी हैव बेडरूम्स, द नंबर ऑफ बेडरूम्स वी हैव इन अवर डेटा सेट. फिर होगा आपके पास बाथरूम्स, द नंबर ऑफ बाथरूम्स अवेलेबल इन अ हाउस. स्टोरीज, नंबर ऑफ स्टोरीज एक्सक्लूडिंग बेसमेंट्स, तो कितने मंजिल का आपका ये होम है. ड्राइववे, डज द हाउस हैव अ ड्राइववे. कैटेगोरिकल मतलब आपका होगा यस या नो में, ट्रू या फॉल्स में, इस फॉर्मेट में होगा. ठीक है, या आपका मोर ओवर ये होगा 1 2 3 4. मतलब अगर ये कैटेगोरिकल में आपकी बाइनरी वैल्यूज भी आ जाती हैं, आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज भी आ जाती हैं, ये सब आ जाती है. ठीक है, तो मोर ओवर ये जो आपका डेटा होगा स्टोरेज का ये होगा आपका स्ट्रिंग में. अगर ये बूलियन में होता तो यहाँ पर क्लियरली लिखा होता बूलियन कैटेगोरिकल. ओके, तो यहाँ पर ड्राइव अवे में डज द हाउस हैव अ ड्राइव वे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बूलियन वेरिएबल है. रेक रूम, डज द हाउस हैव अ रिक्रिएशनल रूम, कि ऐसा रूम जिसको आप दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हो. फुल बेस, डज द हाउस हैव अ फुल फिनिश्ड बेसमेंट. गैस हॉट वाटर, ये भी होगा, ये भी आपका किस में है बूलियन कैटेगोरिकल में. इसके बाद भी हैव एयर कंडीशनर, डज द हाउस हैव सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और नॉट. फिर है हमारे पास गैराज पीएल, नंबर ऑफ गैराज प्लेसेस, कि कितने गैराज अवेलेबल हैं आपके हाउस के अंदर. एंड देन वी हैव प्रेफरेंस एरिया, इज द हाउस लोकेटेड इन द प्रेफर्ड नेबरहुड ऑफ द सिटी. ये वैल्यूज समझने के लिए मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डेटा सेट के अंदर हम इन्हीं वैल्यूज़ के साथ डील करेंगे. तो आपको सबका टाइप पता होना चाहिए और सबके नेम पता होना चाहिए. तो ये हमारा डेटा सेट है, और अगर मैं आपको दिखाऊं डेटा सेट, तो दिस इज अवर डेटा सेट.
प्राइस है, ये जो आपका स्टोरेज था ये आपका स्ट्रिंग में है, बाकी सारे जो आपका कैटेगोरिकल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में है ये सब। ठीक है, नजर आ रहा? कैटेगोरिकल में कैटेगोरिकल बाइनरी मतलब कि यस या नो, ट्रू या फॉल्स। और अगर सिर्फ कैटेगोरिकल है तो आप समझ जाना कि उसकी वैल्यू किसके अंदर है। ये मतलब 2 फ्लोर का है, नहीं कैसे आ सकता है? न्यूमेरिक में भी आप डाल सकते थे, बट ये जो डेटा सेट है कैगल का, और ये डेटा सेट जानबूझ के होता है क्योंकि इसके अंदर आप लोग एक और कॉन्सेप्ट समझोगे जिसका नेम होता है वन हॉट एनकोडिंग। वन हॉट एनकोडिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो ये डेटा सेट है, तो सबसे पहले इसको करा लेते हैं क्या, लोड। तो सबसे सिंपल टर्म है, इस वाले एड्रेस को एक बार मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो जहाँ पर भी आपने ये डेटा सेट कॉपी किया है आप वो एड्रेस कॉपी कर लो। Here our first objective is that we are going to load our data set. तो करा लेते हैं डेटा सेट को लोड। इसके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ import pandas as pd. Okay, and with the help of this pandas I am going to make a use of function read_cs. Just specify the location of your data set. Make a use of this backslash as well. ओके, और यहाँ पर आप अपने डेटा सेट का नेम दे दो। डेटा सेट का नेम है आपका हाउसिंग अंडरस्कोर मॉडिफाइड डॉट सी एस। सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल नेम्ड एज df. ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दिस df. सो लेट्स जस्ट रन दिस सेल। तो ये डेटा सेट आपका लोड होकर आ जाए। तो काफ़ी बड़ा डेटा सेट है, यहाँ रहा हूँ, इसके अंदर 546 रोज और 12 कॉलम्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार हेड फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को पूरा डेटा सेट रीड नहीं कराना। तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ df डॉट हेड, और इससे सिर्फ टॉप 3 रोज करा लेते हैं फैच। तो डेटा सेट अभी हमने यहाँ पर लोड करा दिया। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अ मॉडल टू प्रेडिक्ट द हाउस प्राइस। ये मेरा क्या रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम प्रेडिक्ट करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट दिस हाउस प्राइस बाय कंसिडरिंग द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बाकी सारे मेरे वेरिएबल्स क्या रहेंगे आपके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि अगर आपको हाउस प्राइस जनरेट करना होगा तो ऑब्वियसली बात है आप यूजर से पूछोगे कि आपको कितने बेडरूम्स चाहिए, कितने बाथरूम्स चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए, ड्राइव अवे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लेट्स से अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्लीनिंग। ठीक है, मोर ओवर आप इसको कह सकते हो स्टैंडर्डाइजेशन, और यहाँ पर वी आर गोइंग टू परफॉर्म नॉर्मलाइजेशन है। ये नॉर्मलाइजेशन वगैरह आपने अभी उसमें भी किया था, स्टूडेंट ग्रेड प्रेडिक्शन वाले। इसी में है बस सारा। इसके अंदर आपका एक और इम्पॉर्टेंट भी होगा VIF फैक्टर वगैरह, वो सब इसके अंदर है। डन। अब देखो इस वाले डेटा सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लेट अस से आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट the categorical variables need to be handled appropriately before running the first iteration of model. इससे पहले कि आप इसकी प्रेडिक्शन वगैरह करो, आप लीनियर रिग्रेशन वगैरह यूज़ करो, आपके जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं ये अच्छी तरीके से हैंडल होने चाहिए। और हैंडल होने का यहाँ पर मतलब क्या है, दैट वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ साइंटिफिक किट लर्न. Okay, this scientific kit learn provides useful built-in pre-processing function to handle categorical variable. हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि that we are going to convert these categorical variables in a numerical features. इन सबको मैं कैटेगोरिकल को उठा के किसके अंदर कन्वर्ट करा दूंगा, कैटेगोरिकल फीचर में. तो जितने भी आपके बाइनरी कैटेगोरिकल हैं ये तो आसान है करने कि भैया नो को मैं दे दूंगा 0, यस को मैं दे दूंगा 1. प्रॉब्लम आएगी आपके इस वाले स्ट्रिंग के साथ कि अब आप इसको नो या यस कैसे दोगे. तो ये भी आज आपको सिखाऊंगा कि ये किस तरीके का डेटा आप हैंडल करो. ठीक है, तो ध्यान से इसको समझना.
ये तो आसानी है, ये आपने करके कैसे कर दोगे? चलो आपने स्ट्रिंग को बूलियन में भी कन्वर्ट कर दिया, तो बूलियन में कन्वर्ट करने के बाद 2 तो हो जाएगा यस, 1 हो जाएगा नो, बट यहाँ पर सिर्फ 2 1 1 नहीं है, यहाँ पर 3 भी है 4 भी है। ये प्रॉब्लम होती है। इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं? तो देखो यहाँ पर 3 अप्रोचेज हैं जो अब हम फॉलो करेंगे। सबसे पहली अप्रोच है लेबल बाइनराइजर, ओके, बट दिस लेबल बाइनराइजर विल डू, दिस विल replace the binary variable text with numeric values। ये आपके बाइनरी वैल्यू को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज में। वी विल बी यूजिंग दिस फंक्शन फॉर द बाइनरी कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है, जो आपके नो यस है। इसके देखो और होता है आपका लेबल इनकोडर, दिस विल रिप्लेस कैटेगरी लेवल विद नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये इतना यूज नहीं होता, ठीक है, ये इतना आपका यूज नहीं होता। ये आपका सबसे ज्यादा यूज होगा हॉट इनकोडिंग। तो सबसे पहले इस हॉट इनकोडिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेबल बाइनराइजर। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास लेट से बहुत सारे ऐसे डेटे हैं जो बूलियन कैटेगोरिकल है। कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको? ड्राइव अवे नजर आ रहा होगा, रेक रूम नजर आ रहा होगा, फुल बेस है, गैस हॉट वाटर है, और यहाँ पर आपका ये एयर कंडीशन है, और लास्ट हमारे पास है ये प्रेफरेंस एरिया। इन सबको मैं लेबल बाइनराइज के थ्रू कन्वर्ट करा दूंगा न्यूमेरिकल फीचर के अंदर। कैसे करते हैं? नाउ लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट दिस। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम किसका लर्न करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ sklearn। तो आप एक मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट sklearn, एंड फ्रॉम दिस यू कैन इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग। ये प्री प्रोसेसिंग आपको वो सारे मेथड्स बताता है जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे लेबल बाइनराइजर हो गया या ये हो गया। तो मेक अ यूज ऑफ दिस इंपोर्ट sklearn एंड इंपोर्ट दिस प्री प्रोसेसिंग। हाँ हाँ, ये अरे सॉरी ये इंपोर्ट नहीं है, फ्रॉम है, फ्रॉम ये आप चेंज कर देना, इट इज नॉट एन इंपोर्ट, ये एक्चुअली फ्रॉम sklearn इंपोर्ट प्री प्रोसेसिंग। कि sklearn में से आप क्या इंपोर्ट कराने वाले हो? प्री प्रोसेसिंग। आप इस सेल को एक बार रन भी करा देना इतना, सो दैट वी कैन एबल टू गेट द सजेशंस। अभी यहाँ पे मेरे को सजेशंस मिलने लग जाएंगे। आप ध्यान से देखना कि सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग में से ना एक और तरीका मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे सिंपलेस्ट ये है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम सजेशन लेंगे, फ्रॉम दिस प्री प्रोसेसिंग आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ लेबल बाइनराइजर। और लेबल बाइनराइजर का क्या मतलब होता है? हाँ, कैटेगोरिकल बाइनरी वैल्यू को कन्वर्ट कर देना है न्यूमेरिक के अंदर, सबसे सिंपल। तो नाउ हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्री प्रोसेसिंग डॉट, and we are going to make a use of this label binarizer, okay, and it is a function to make a use of this parenthesis and save this information on a variable named as lb, short form for label binarizer। अब लेट्स से सबसे पहले वैल्यू को मैं पकड़ लेता हूँ। जो सबसे पहली वैल्यू है वो है मेरे पास ड्राइव अवे, ठीक है। तो आप चेक करें ना कि ड्राइव वे का डी कैसा है, ये सब लोअर केसेस के अंदर है, ओके। तो एज इट इज आप यहाँ पे लिखना लोअर केसेस के अंदर। यहाँ पर मैंने बोल दिया LB। अब इसके साथ एक और मेथड आपको मिलेगा फिट ट्रांसफॉर्म करके, फिट ट्रांसफॉर्म करके। नाउ दिस फिट ट्रांसफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी कैटेगोरिकल वैल्यू इनटू द न्यूमेरिक वन। किसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है? आप कर दो df डॉट ड्राइव वे, और इसको कन्वर्ट कराने के बाद लेट्स से मैं इसकी वैल्यू अपडेट भी करा देता हूँ, df डॉट ड्राइव वे ये। और इसके बाद अब आप प्रिंट कर देना अपने डेटा फ्रेम। तो जैसे ही अब आप इसको करेंगे रन, तो यहाँ पर अब आपका ड्राइव वे आपको नजर आ जाएगा इस फॉर्मेट में। सॉरी, मैं यहाँ पर एक बार कर लेता हूँ df डॉट हेड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ड्राइव वे आपका 1 जहाँ पर भी यस था वहाँ हो जाएगा 1 ठीक है, और जहाँ पर भी नो होगा वहाँ हो जाएगा आपका 0।
डन इतना. नाउ रिपीट दिस सेम स्टेप फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बाइनरी कैटेगोरिकल वैल्यू. तो ड्राइव ओवर के बाद जो दूसरा मेरे पास बूलियन कैटेगोरिकल है वो है आपका रेक रूम. तो रेक रूम भी आप चेक कर लेना, सब लोअर केसेस के अंदर है. तो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ df डॉट रेक रूम इज इक्वल टू lb डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म. किसको करना है? df डॉट रेक रूम को. ठीक है. रेक रूम के बाद क्या है मेरे पास? फुल बेस. डज द हाउस हैव अ फुल फिनिश्ड बेसमेंट और नॉट? तो फुल बेस भी मेरा सब लोअर केसेस के अंदर ही है. df डॉट फुल बेस इज इक्वल टू lb डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म. किसको ट्रांसफॉर्म करते हो? df डॉट फुल बेस को. डन इतना. इसके बाद फुल बेस के बाद हमारे पास जो वैल्यू है वो है आपकी गैस हॉट वाटर. ठीक है. तो ये भी मैं चेक कर लेता हूँ. ये भी सब लोअर केसेस के अंदर होना चाहिए आपका. लोअर केसेस के अंदर है गैस हॉट वाटर कि होम के अंदर गैस हॉट वाटर है कि नहीं. तो df डॉट गैस हॉट वाटर इज इक्वल टू lb डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म df डॉट गैस हॉट वाटर. ओके. गैस हॉट वाटर के बाद वी हैव एयर कंडीशन एज वेल. तो मैं यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ आपका df डॉट एयर कंडीशन lb डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म df डॉट एयर कंडीशन. ठीक है. और एयर कंडीशन के बाद जो हमारे पास बचेगा वो आपका बचेगा ये प्रेफरेंस एरिया. तो df डॉट प्रेफ एरिया lb डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म df डॉट प्रेफरेंस एरिया. तो यहाँ पर सारी बाइनरी कैटेगोरिकल वैल्यूज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल फीचर. तो अब आप इसको एक बार रन करा लो. अगर कुछ इशू आता तो स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक कर लेना. ठीक है. तो यहाँ पर आप देखो ये सारी आपकी कन्वर्ट हो गई हैं बाइनरी कैटेगोरिकल से न्यूमेरिकल फीचर. ठीक है. तो ये रहा आपका सेल विच यू हैव टू एग्जीक्यूट. तो लेट्स से मैंने जितनी भी बाइनरी बूलियन कैटेगोरिकल वैल्यू थी उनको तो कन्वर्ट करा लिया. अब आपके पास सिर्फ एक और कैटेगोरिकल डेटा बचा है. बाकी तो मेरा न्यूमेरिक है और वो कैटेगोरिकल डेटा है स्टोरीज. अब इसको है ना मैं 0-1 में कन्वर्ट नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पास 1 स्टोरी भी है, 2 स्टोरी भी है और 3 स्टोरी भी है. तो ये कैसे कराएंगे? इसके लिए अब आप एक अप्रोच यूज़ करोगे जिसको कहते हैं हॉट इनकोडिंग. ओके. हॉट इनकोडिंग का क्या मतलब होता है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन नॉट वर्क विथ कैटेगोरिकल डेटा डायरेक्टली. ये इसलिए हमको कैटेगोरिकल डेटा को कन्वर्ट कराना पड़ता है न्यूमेरिकल फीचर में. कैटेगोरिकल डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड टू नंबर. A one hot encoding is a representation of categorical variable as binary vectors. अब ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है मैं आपको बता दूं. सबसे पहले दिस फर्स्ट रिक्वायर दैट द कैटेगोरिकल वैल्यू मैप्ड टू इंटीजर वैल्यूज. आपकी जितनी भी ये वैल्यूज है ना 1, 2, 3 ये किसके अंदर मैप कर दी जाएंगी? ये मैप कर दी जाएंगी कि इंटीजर वैल्यू के अंदर. देन ईच इंटीजर वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज अ बाइनरी वेक्टर that is all 0 value except the index of the integer which is marked with the 1. अब इसकी डेफिनेशन ऐसे पढ़ने समझ में नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझ में आएगी. ध्यान से देखना कि वन हॉट इनकोडिंग एग्जैक्टली करेगा क्या. ठीक है. इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो प्लीज जस्ट लेट मी नो क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है. सो हियर वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन हॉट इनकोडिंग. इस कॉन्सेप्ट को एक और भी बोला जाता है और वो बोला जाता है इसका डमी वेरिएबल्स. क्रिएशन ऑफ अ डमी वेरिएबल्स. अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे बता दिया कि वी हैव दिस स्टोरीज. मेरे पास क्या है? लेट्स से मैंने एक बार यहाँ पर यूज़ किया सबसे पहले. इसके लिए मैं ये कहना फंक्शन यूज़ करूँगा और वो फंक्शन होता है आपका
पांडास के अंदर अवेलेबल है और उस फंक्शन का नेम होता है आपका गेट डमीज। इस फंक्शन का मैं यूज करूंगा कुछ डमी वेरिएबल्स बनाने के लिए। ये डमी वेरिएबल बनेंगे किस तरीके से, आप ध्यान से देखना। हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ pandas डॉट गेट डमीज फंक्शन। अब आपको किसके डमीज बनाने हैं आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि मेरे पास एक डेटा फ्रेम है और उस डेटा फ्रेम में मेरे पास एक कॉलम है जिसका नेम है आपका स्टोरीज। इसके मेरे को डमी वेरिएबल्स बनाने हैं। ये डमी वेरिएबल बनाने के बाद लेट से मैं कहना इसको इन्फॉर्मेशन में स्टोर कराता हूँ। लेट से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ df_stories के नाम से। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया वेरिएबल बना दिया df_stories के नाम से। अब यहाँ पर लेट से इसको मैं फॉर अ वाइल कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको प्रिंट करा देते हैं df_stories को। ठीक है, द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू रन दिस सेल, अब यहाँ पर है ना आपको कुछ डमी वेरिएबल नजर आ जाएंगे 4 के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए और 2 के लिए। अब आपके स्टोरीज के अंदर ना यही 4 वेरिएबल हैं, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो उसके इसने डमी वेरिएबल बना दिए, 4 के लिए अलग बना दिया, 1 के लिए अलग बना दिया, 3 के लिए अलग और 2 के लिए अलग। अब इसको यूज किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, बट एक बार आप क्रॉस चेक कर लो कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कर क्या है। डन। अब आप इस गेट डमीज के अंदर ना एक और एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो जिसका नेम होता है आपको प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इन द सेंस कि मेरे को 4 के आगे भी कुछ चाहिए, 1 के आगे भी कुछ चाहिए। तो मैंने लेट से यहाँ पर क्या ना प्रीफिक्स लगा दिया और लेट से प्रीफिक्स का मैं नाम देता हूँ स्टोरी, या चलो मोर कहानी हो जाएगा, स्टोरीज में इसका नाम दे देता हूँ। अब आप जब इस सेल को करेंगे रन, तो अब आपका ये डमी वेरिएबल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, अंडरस्कोर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब ये है कि इसके आगे अंडरस्कोर लगा के जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो। अब इसके बाद आपको समझ में आएगा वन हॉट एन्कोडिंग होता क्या। ठीक है, क्या कह रहे हो? नहीं आया, ये नजर नहीं आया स्टोरीज अंडरस्कोर 4। ये देखना प्रीफिक्स। अब मेरे को ये पता है कि मैंने यहाँ पे कुछ डमी वेरिएबल बना लिया। डमी वेरिएबल मैंने किसके बना दी, स्टोरीज के। तो अब आपके डेटा फ्रेम में स्टोरीज की जो भी वैल्यू होगी उन सबके डमी वेरिएबल बन जाएंगे। अब हम करते क्या है कि लेट्स से वी आर गोइंग टू ऐड दिस डमी वेरिएबल ऑन टू अवर डेटा सेट। तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उन सभी के लिए बन जाएगा। तो चलो बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस इनटू अवर डेटा फ्रेम। तो कैसे कर लेते हैं, चलो इसी में मैं करके दिखा देता हूँ। इसको भी अब आप कमेंट कर दो। अब इसको डेटा फ्रेम में कैसे ऐड करा, कुछ बताओ आइडिया। पांडास के अंदर क्या ना मेथड होता है कनकैट करके, कनकैटिनेशन करके। तो लेटेस्ट से उस मेथड का मैं यहाँ पर यूज करूंगा pd.concat। मैंने बोला कि मेरे डेटा फ्रेम के अंदर क्या कनकैटिनेट आप करा दो, df_, जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया यहाँ पर आप लिख दो। इसको अब आप लोग कनकैटिनेट करा दो। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट देना होता है एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नेम होता है आपका एक्सेस। एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि मेरे को कॉलम वाइज ऐड करना है, और एक्सेस इज इक्वल टू 0 को क्या मतलब होता है कि मेरे को रो वाइज ऐड कराना। तो मेरे को अभी ये कॉलम वाइज ऐड करना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्सेस इज इक्वल टू 1। एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब कि ये कॉलम वाइज आपके डेटा को ऐड करा देगा। इसके बाद सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल df, और यहाँ पर अब आप इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको कमेंट को हटा देता हूँ। सो द मोमेंट व्हेन यू आर गोइंग टू रन योर सेल, आपको आपका एक्सेस इज इक्वल टू 0 का मतलब कि कॉलम वाइज ऐड कराना है, और एक्सेस इज इक्वल टू 1 का मतलब कि कॉलम वाइज, ये सॉरी रो कराना है कि कॉलम। तो मेरे को कॉलम वाइज ऐड कराना है। ये मेरे कॉलम के नेम्स है। देखो अगर आपके पास है ना, कभी कभी यहाँ पर भी डेटा सेट हो सकता है,
तो अगर आपको वहां पर मैनिपुलेशन करनी है तो आप क्या लिखोगे, एक्सिस इज इक्वल टू 0, और एक्सिस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि मेरे को यहाँ कॉलम में ऐड करा इधर कॉलम वाइज, और वो होता है आपका रो वाइज। तो आप ये चेक करो और बताओ कि हुआ ये नहीं हुआ। हो गया। अब आप एक बार इस डेटा सेट को रीड करो और मेरे को बताओ कि क्या आपको वन हॉट एन्कोडिंग नजर आ रही है या नहीं आ रही। ये थोड़ा सा आपको एक बार टास्क है, बताओ अगर नजर आ रही है तो कैसे नजर आ रही है। ठीक है, ये होता है आपका वन हॉट एन्कोडिंग। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर वन हॉट एन्कोडिंग क्या है। लेट्स से अगर मैं आपको पहली वैल्यू दिखाऊं, पहली वैल्यू पे मेरे पास स्टोरीज पे 2 है, तो जहां पर आपका स्टोरीज अंडरस्कोर 2 होगा वहां पर आपको 1 वैल्यू नजर आएगी, बाकी सब में आपको 0 0 नजर आएगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है मेरे पास, स्टोरीज 1, तो अब आपको स्टोरीज अंडरस्कोर 1 पे 1 नजर आएगा, बाकी सब पे आपको 0 0 नजर आएगा। इसे कहते हैं वन हॉट इनकोडिंग। नेक्स्ट में स्टोरीज अंडरस्कोर 1 पे अगर आपका 1 होगा, हाँ इस तरीके से लेबल बाइनराइजर ही काम करता है। तो अब मैं बहुत जल्दी से उठा सकता हूँ कि अगर यहाँ पर स्टोरीज अंडरस्कोर 2 पे 1 है तो मतलब ये 2 मंजिला मकान है, और अगर यहाँ पर स्टोरीज अंडरस्कोर 1 पे 1 है तो ये एक फ्लोर का होम है। ये होता है आपका वन हॉट इनकोडिंग। ठीक है, ऑनलाइन अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार चैट सेक्शन में पूछो। तो लेटेस्ट से अब मेरे को है ना इस स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ आई कैन डिलीट दिस स्टोरेज। तो यहाँ पर लेट्स से मैं एक बार यूज़ कर लेता हूँ डिलीट, और क्या डिलीट करना है आपको, डेटा फ्रेम में से आप डिलीट कर दो ये स्टोरेज, क्योंकि ये कैटेगोरिकल वैल्यू है, ये किसी काम की नहीं है मेरे पास, तो आप इसको डिलीट कर दो, डिलीट df स्टोरेज, एंड नाउ यू कैन रन दिस। तो अब आपका आउटपुट आ जाएगा जिसमें से आपका स्टोरेज हट जाएगा, और जो अब आपके पास डेटा सेट है वो सारा का सारा न्यूमेरिकल फीचर में है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स। बाकी तो सब सेम ही रहेगा, लीनियर रिग्रेशन वगैरह वैसे ही। डन, इतना हो गया। ठीक है, तो अब आपको एक बात दोबारा बताता हूँ। तो ये था हमारा वन हॉट इनकोडिंग। तो यहाँ पर 1 किस पे दिखाएगा, विच इज मार्क विद 1 की मतलब वहाँ पर वो एग्जैक्ट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 का मतलब कि वो उससे रेफर नहीं करता। ठीक है, तो हॉट इनकोडिंग अलाउज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैटेगोरिकल डेटा टू बी मोर एक्सप्रेसिव। ये आपका थर्ड स्टेप था वन हॉट इनकोडिंग का। ठीक है, अब बात करते हैं टुवर्ड्स अवर कोरिलेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ विल टॉक अबाउट दिस कोरिलेशन। कोरिलेशन में आई एम गोइंग टू चेक कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में बहुत ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा कोरिलेटेड है, उनको तो हमको इग्नोर करना पड़ेगा। मोर ओवर अब आप यहाँ पर एक और सीखोगे, VIF फैक्टर। ये होता है आपका वेरिएबल इन्फ्लेशन फैक्टर। तो जो भी आपस में ऐसे वेरिएबल्स जो हाईली कोरिलेटेड होंगे, हम इस VIF फैक्टर को यूज करके उनको हटा देंगे। जो भी हाईली कोरिलेटेड होंगे आप उनको हटा दोगे। हाईली कोरिलेटेड का तो यहाँ पे लेट्स से कोरिलेशन के लिए मैं क्या ना मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और उस मॉड्यूल का नेम है आपका इंपोर्ट स्टैटिस्टिकल मॉडल। ये इसका नाम स्टैट्स मॉडल। ठीक है, और इस स्टैटिस्टिकल मॉडल में सभी लेट्स से मैं क्या ना API यूज करूँगा। ये कंप्लीट नेम है .api as SM। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल आपको बहुत सारे मॉडल देता है फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, in order to find the probability, in order to find the accuracy percentage। तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो statsmodel.api का। ठीक है, मैंने इसमें यूज़ कर लिया as SM। अब यहाँ पर लेटेस्ट से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज़ ऑफ अ ग्राफिक। कैसे यूज़ करूँगा ध्यान से देखना। इधर मैंने यूज़ किया आपका SM.graphics। Here I am going to generate a correlation matrix। उसका मैं ग्राफ जनरेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया आपका SM.graphics, और इसको कर देते हैं फाइनली प्लॉट, SM.graphics.plot। अब आपको प्लॉट भी क्या करना है,
लेट्स से आई वांट टू प्लॉट अ कोरिलेशन मैट्रिक्स, तो आप ये लिख दो प्लॉट अंडरस्कोर कोरिलेशन, CORR। किसको करना है? लेट्स से मैंने यहाँ पे बोला कि DF का अब आप कोरिलेशन जनरेट कर दो। अगर आपको पता है कि मैं सिर्फ DF डॉट कोर लिख दूँ तो सबके कोरिलेशन आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अगर कुछ x वेरिएबल्स को नाम देना है तो वो भी दे सकते हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया x नेम्स, ये होता है आपका x नेम्स। और x नेम्स के अंदर अब यहाँ पर देखना कि मेरे को सिर्फ है ना कॉलम नेम्स की लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा इज इक्वल टू लिस्ट, और मेरे को सिर्फ कॉलम्स के नेम चाहिए। तो यहाँ पर आप कॉलम्स के नेम स्पेसिफाई करने के लिए ये यूज़ कर सकते हो df डॉट कॉलम्स। तो df डॉट कॉलम्स आपको क्या दे देगा? एक लिस्ट दे देगा सिर्फ जिसके अंदर आपके होंगे कॉलम्स के नेम, ठीक है। तो आप इसको एक बार करा लेते हैं रन। चेक कर लेते हैं क्या है। एक बार रन करा के पता लगेगा कि क्या एरर है। हो गया वैसे तो। ठीक है, तो ग्राफ पे यहाँ पर पता लग पा रहा है कि ये स्टोरीज 1 और स्टोरीज 2 आपस में हाईली कोरिलेटेड है। और अगर आपको ग्राफ से समझ में नहीं आ रहा तो आप ये भी यूज कर सकते हो df डॉट कोरिलेशन, जस्ट प्रिंट दिस एंड यू विल गोइंग टू गेट द टेबल यहाँ। तो अब आप यहाँ पर देखो कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरीज 1 और स्टोरीज 2 आपस में हाईली कोरिलेटेड है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, डेटा बहुत सारा आएगा। ये देखो ना, ये जो स्टोरीज 1 है, ठीक है, इसका कुछ फैक्टर आपका इस तरीके से जा रहा है वहाँ 0.27 समथिंग समथिंग करके, ठीक है। मोर ओवर आप इसको यहाँ से देख लो प्राइस से, इस प्राइस वाले फैक्टर को आप ध्यान से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ या एक बार साइज छोटा कर रहा हूँ। ये देखो ना, ये देखो यहाँ पे पता नहीं चला, ये देखो, ठीक है। तो अब यहीं पे कल से कंटिन्यूएशन में करेंगे VIF फैक्टर की हेल्प से। तो VIF फैक्टर के थ्रू आप इन दोनों को हटा दो।